हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सी ए काजल डिरोलिया। उम्मीद करते हैं सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। हमारा आज का जो सेशन है वो है रिलेटेड टू एमसीक्यूज़ ऑन कैश फ्लो स्टेटमेंट। एमसीक्यू सेशन स्टार्ट करने के पहले हम ये बता दें कि कैश फ्लो स्टेटमेंट पे हमने ऑलरेडी डिटेल डिस्कशन किया हुआ है। उसकी क्लासेस ऑलरेडी हमारे चैनल पे अपलोडेड है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। कैश फ्लो स्टेटमेंट ये एक ऐसा चैप्टर है जो बीकॉम, एमकॉम, रेगुलर कोर्स के लिए जितना इम्पॉर्टेंट है उतना ही इम्पॉर्टेंट ये एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो रिलेटेड टू बीकॉम एंट्रेंस एग्जाम और एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम, हर केस में कैश फ्लो स्टेटमेंट बहुत रेलेवेंट है। इसलिए कैश फ्लो स्टेटमेंट की हमने डिटेल क्लास अपलोड की हुई है, पहले वो क्लास आप ज़रूर कर लेना। और उसके साथ साथ हमने उन स्टूडेंट्स के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं रिलेटेड टू बीकॉम एमकॉम, उनके लिए एक और सेशन अपलोड किया था रिलेटेड टू कैश फ्लो स्टेटमेंट, जहां हमने अलग अलग एक्टिविटीज़ पे कई सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। तो उसकी लिंक भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और हमने उस क्लास में बताया भी था कि हम कैश फ्लो स्टेटमेंट पे एमसीक्यू सेशन भी बहुत जल्द अपलोड करेंगे। अब ये जो एमसीक्यूज़ हैं 50 + 50 ओवरऑल 100 एमसीक्यूज़ हम अपलोड करेंगे, जो कि आपके बीकॉम एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत रेलेवेंट है। कैश फ्लो स्टेटमेंट के नोट्स की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। और इसके अलावा कैश फ्लो स्टेटमेंट पे हम बहुत जल्दी न्यूमेरिकल सेशन भी अपलोड करेंगे। बेसिकली वो न्यूमेरिकल सेशन उन स्टूडेंट्स के लिए रेलेवेंट है जो बीकॉम एमकॉम रेगुलर कोर्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो चलो फिर हम लोग अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और आज के सेशन में ओवरऑल 50 एमसीक्यूज़ है जिन पे हम लोगों को डिस्कशन करना है। तो जो हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट की डिटेल डिस्कशन क्लास डाली है, जहां हमने इंट्रोडक्शन, फॉर्मेट, बेसिक कॉन्सेप्ट सब कुछ डिस्कस किया है, वो क्लास अगर आप देख लोगे तो आपको किसी भी एमसीक्यूज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलो फिर हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करते हैं, जहां हमारा पहला क्वेश्चन है, एन एग्जाम्पल ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी इज। फाइनेंसिंग एक्टिविटी मतलब बेसिकली जहां से हम फंड रेज कर रहे हैं। पेमेंट ऑफ डिविडेंड, रिसीट ऑफ डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट, कैश रिसीट फ्रॉम कस्टमर, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट। अब देखो परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, कैश रिसीट फ्रॉम कस्टमर ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, रिसीट ऑफ डिविडेंड ऑन इंटरेस्ट ये भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए, पेमेंट ऑफ डिविडेंड। क्योंकि अगर पेमेंट ऑफ डिविडेंड की बात करें तो बेसिकली डिविडेंड पेड ये कब होता है? जब कंपनी इशू करती है इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स। अगर कंपनी ने इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर इशू किया तो उनको क्या पे करना होता है? डिविडेंड पे करना होता है। और जब कंपनी इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर इशू करके मार्केट में फंड रेज करती है तो बेसिकली वो किस तरह की एक्टिविटी है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो अगर उस पर डिविडेंड पे कर रहे हैं तो वो भी क्या होगी? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, एन एग्जाम्पल ऑफ कैश फ्लोज फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी इज। अगेन फाइनेंसिंग एक्टिविटी पूछा है, तो अभी जैसा कि हमने ऊपर डिस्कस किया, सिंपली इसका आंसर क्या हो जाएगा? कैश रिसीट्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर, दैट इज बी। कि जब आप शेयर इशू कर रहे हो और उससे जो आपको पैसे मिल रहे हैं वो क्या है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो करेक्ट आंसर होगा बी। बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं। क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। क्रेडिट रेवेन्यू मतलब ये क्रेडिट सेल्स है बेटा। तो क्रेडिट सेल्स किसी भी तरह की कोई एक्टिविटी का पार्ट है? नहीं। तो इसका मतलब ये कैश फ्लो स्टेटमेंट का पार्ट नहीं बनेगा। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, क्योंकि बेसिकली हमने बताया था कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जो कि आपके फिक्स्ड एसेट या आपके इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड होती है। मतलब सिंपली नाम से भी समझ में आ रहा है कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी मतलब जब आप कहीं पे पैसा इन्वेस्ट करते हो, और फाइनेंसिंग एक्टिविटी मतलब जब आप मार्केट से पैसे रेज करते हो। इंटरेस्ट रिसीव्ड, अब देखो अगर हमने कहीं इन्वेस्ट किया होगा, जैसे मान लो हमने किसी कंपनी के डिबेंचर्स में इन्वेस्टमेंट की होगी, तो वहां से हमें रिटर्न क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा बेटा। तो ये इन्वेस्टमेंट अगर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है तो इंटरेस्ट रिसीव भी क्या होगी? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। क्लियर? तो बेसिकली इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज कंसिडर्ड एज कैश इक्विवेलेंट। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे तो हमने बताया था कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या चीज़ें आती हैं। कैश आता है जहां बेसिकली हम लोग कैश इन हैंड लेते हैं और डिमांड डिपॉजिट लेते हैं जो बैंक में होता है, प्लस कैश इक्विवेलेंट में हम लोग हमेशा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट लेते हैं। तो देखो हमारे पास ऑप्शन दिया बैंक ओवरड्राफ्ट, डेटर्स, इन्वेस्टमेंट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ये तीन तो नहीं है, क्योंकि डेटर्स बेसिकली क्या है? करंट एसेट है। इन्वेस्टमेंट अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो ये हम लोग लॉन्ग टर्म मानेंगे, और बिल्स ऑफ एक्सचेंज ये भी करंट एसेट है। बैंक ओवरड्राफ्ट की बात करें तो ये करंट लायबिलिटी है। बट स्टिल बैंक ओवरड्राफ्ट, जैसा कि हमने अपने सेशन में बताया भी था कि बैंक ओवरड्राफ्ट की अगर बात करें, भले ये करंट लायबिलिटी है फिर भी ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट नहीं बनता। क्यों? क्योंकि बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब जब आपका बैंक में करंट अकाउंट होता है और आप
का जीरो बैलेंस अकाउंट में फिर भी आपने एक्सेस पैसा वहाँ से विड्रॉ किया, दैट इज़ ओवरड्रॉन। हम बता दें कि बैंक में हमारे पास जनरली जो दो तरह का अकाउंट होता है, एक होता है सेविंग अकाउंट और एक होता है करंट अकाउंट। तो सेविंग अकाउंट तो हम लोगों का होता है नॉर्मल इंडिविजुअल का, वहाँ क्या होता है कि अगर 100 रुपये आपके अकाउंट में है तो आप 100 ही रुपये विड्रॉ कर सकते हो। बट करंट अकाउंट बेसिकली होता है फॉर बिजनेसमैन, और इनको ये फैसिलिटी दी जाती है ना कि अगर उनके अकाउंट में 100 रुपये है तो वो उससे ज़्यादा विड्रॉ कर सकते हैं। जैसे फिर इन केस मान लो उनके अकाउंट में जीरो बैलेंस भी है तो भी बैंक उनको ये फैसिलिटी देती है कि कुछ अमाउंट तक वो एक्स्ट्रा वहाँ से विड्रॉ कर सकते हैं। अगर विड्रॉ करेंगे तो उनको कुछ टाइम के अंदर अंदर वो पैसा बैंक को रिटर्न भी करना होता है, अदरवाइज वो उस पर इंटरेस्ट पे करते हैं। क्लियर? अगर वैसे देखा जाए तो ये आप बैंक से डायरेक्ट लोन ना लेकर के इनडायरेक्ट लोन ले रहे हो। बैंक ओवरड्राफ्ट को हम लोग क्या बोल सकते हैं कि एक तरह से ये इनडायरेक्ट बैंक लोन है जिसका आपको रीपेमेंट करना होता है विद इन 3 मंथ्स, 3 महीने के अंदर अंदर इसका रीपेमेंट करना होता है। क्लियर? तो इसका मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, a mutual fund company receives a dividend of rupees 20 lakhs on its investments in another company's shares. Where will it appear in a cash flow statement? देखो म्यूचुअल फंड एक कंपनी है। म्यूचुअल फंड कंपनी क्यों मेंशन किया बेटा? क्योंकि ये फाइनेंस कंपनी है। दो तरह की कंपनी होती है ना, एक नॉन फाइनेंस कंपनी और एक फाइनेंस कंपनी। फाइनेंस कंपनी बेसिकली वो कंपनी होती है जो कि प्राइमरीली कंसर्न्ड होती है विद प्रोवाइडिंग मनी। क्लियर? एंड यहाँ देखो म्यूचुअल फंड कंपनी की बात करें तो म्यूचुअल फंड कंपनी वो कंपनी होती है जो लोगों से इन्वेस्टमेंट कलेक्ट करके उनके पैसे को ही वो स्टॉक्स में, बॉन्ड्स में और अदर असेट्स में इन्वेस्ट कर देती है। क्लियर? म्यूचुअल फंड कंपनी बेसिकली क्या करती है कि लोगों से, दैट इज पब्लिक से पैसे इकट्ठे करती है और उस पैसे को किसी ऐसी जगह इन्वेस्ट करती है जहां से इन रिटर्न उनको डिविडेंड मिलता हो या इंटरेस्ट। क्लियर? तो अगेन अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा म्यूचुअल फंड कंपनी रिसीव्स अ डिविडेंड ऑफ रुपीज 20 lakhs ऑन इट्स इन्वेस्टमेंट्स इन अनदर कंपनी शेयर। तो सिंपली म्यूचुअल फंड कंपनी का तो यही काम है ना कि लोगों से वो मनी रेज करती है और उस मनी को किसी ना किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स में, डिबेंचर्स में एंड बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर देती है। तो उसी से उनको क्या मिल रहा है? देखो डिविडेंड मिल रहा है, और क्योंकि यही उनका काम है तो बेसिकली ये क्या हो गया? ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो गया। क्लियर? तो अगर उनका काम ही डिपॉजिट लेकर के उसको इन्वेस्ट करने का है तो उससे रिलेटेड जो भी इनकम हो रही है वो भी क्या होगी? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ए, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। नेक्स्ट, हाउ विल यू ट्रीट पेमेंट ऑफ डिविडेंड इन अ कैश फ्लो स्टेटमेंट? बेसिकली अगर हम लोग पेमेंट ऑफ डिविडेंड की बात करें तो डिविडेंड पेड ये किस पे होता है? शेयर्स पे। एंड शेयर्स बेसिकली क्या है? जब हम इशू करते हैं शेयर्स को तो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तो डिविडेंड पेड भी क्या होगा? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। ये सब देखो हमने ना बहुत डिटेल में डिस्कस किया है अपने लास्ट सेशन में, जहां हमने क्लासिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज़ बताई थी, बहुत सारे इसमें एग्जांपल्स दिए थे, उस पर हमने डिटेल डिस्कशन किया है। तो वो क्लास आप ज़रूर से कर लेना सो दैट आपको एमसीक्यूज और ईजी लगे। नेक्स्ट, एन एग्जाम्पल ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी इज। अब देखो यहाँ बेसिकली हम लोग किसकी बात करें? ऑपरेटिंग एक्टिविटी की। और ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मतलब है कि वो एक्टिविटी जो आपके कोर बिजनेस से रिलेटेड हो। क्लियर? तो हमारे पास ऑप्शन में देखो दिया है परचेज ऑफ ओन डिबेंचर। अब देखो डिबेंचर जब हम इशू करते हैं तो बेसिकली डिबेंचर इशू करते टाइम हमें पब्लिक से पैसे मिलते हैं, दैट इज ये एक तरह की फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। तो जब हम अपने ही डिबेंचर्स को वापस से परचेज करते हैं तो ये भी कैसी एक्टिविटी होगी? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। क्योंकि बेसिकली जब आप ओन डिबेंचर को परचेज कर रहे हैं तो इट इज़ अ काइंड ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। डिबेंचर्स को रिडीम करने के भी कई तरीके हैं। आप उनको कैश पे पेमेंट कर सकते हो, आप उनको शेयर्स इशू कर सकते हो, या आप उनके डिबेंचर्स वापस से परचेज कर सकते हो। तो ये किस तरह की एक्टिविटी हुई? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। नेक्स्ट है फिक्स्ड एसेट सेल करना। तो बेसिकली फिक्स्ड एसेट्स परचेज हो या सेल, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है क्योंकि हम कहीं ना कहीं पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं। इशू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, जब आप इक्विटी शेयर कैपिटल मार्केट में इशू करते हो तो वहां से आपको फंड्स मिलते हैं, दैट इज पब्लिक से आपको फाइनेंस मिलता है, पैसा मिलता है। तो ये भी किस तरह की एक्टिविटी है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? सी। और सी देख लेते क्या लिखा है कि इंटरेस्ट पेड ऑन टर्म डिपॉजिट्स बाय अ बैंक। तो बेसिकली मान रहे हैं कि यहाँ पे जो कंपनी है वो किस तरह की कंपनी है? फाइनेंसिंग कंपनी है, क्योंकि यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं? बैंक की। और बैंक अगर टर्म डिपॉजिट पे इंटरेस्ट पे कर रहा है, बैंक का बेसिकली कोर बिजनेस क्या होता है? डिपॉजिट लेना, लोन्स वगैरह प्रोवाइड करना। तो उस पर अगर वो इंटरेस्ट पे करे या इंटरेस्ट रिसीव करे तो वो उनकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट होगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सी। विच आर द फॉलोइंग इज नॉट अ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज? कैश रिसीट्स फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज,
कैश पेमेंट टू सप्लायर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कैश पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, कैश पेमेंट टू एम्प्लॉयज। हमसे क्वेश्चन में पूछा है नॉट, मतलब इसमें से ऑपरेटिंग एक्टिविटी कौन सी नहीं है। तो देखो ऑपरेटिंग एक्टिविटी हमने पहले भी बताया कि अगर गुड्स एंड सर्विसेज से रिलेटेड आप कोई भी ट्रांजैक्शन कर रहे हो जिसमें कैश इनफ्लो आउटफ्लो हो रहा है तो वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट बनेगा। तो यहाँ कैश रिसीट और कैश पेमेंट किसके लिए हो रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज के लिए, तो ये तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। और उसके अलावा हम अपने एम्प्लॉयज़ को जो भी पेमेंट करते हैं वो भी हमेशा किसका पार्ट होता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सी में हमारे पास बोला है कैश पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। तो नो डाउट अगर हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो जनरली ये जो इंटरेस्ट का पेमेंट होता है ये किसके लिए होता है, डिबेंचर होल्डर्स के लिए, और डिबेंचर होल्डर्स को इशू करो तो वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, तो इंटरेस्ट पेड भी क्या होगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, सी। नेक्स्ट, द स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज क्लैरिफाइज कैश फ्लोज अकॉर्डिंग टू, बट ऑब्वियस करेक्ट आंसर होगा डी, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एज वेल एज फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। नेक्स्ट, investing activities of an enterprise refer to purchase and sale of dash which are not held for resale purpose। तो सिंपली देखो हम पहले भी बता चुके हैं कि अगर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की बात करें तो इसमें दो चीज आती है, फिक्स्ड एसेट प्लस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, डी, फिक्स्ड एसेट एंड इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट, फाइन गारमेंट्स लिमिटेड इज engaged in the export of ready-made garments. The company purchased a machinery of 10 lakh for the use in the packaging of such garments. Cash flow due to the purchase of machinery will be cash flow from ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी और कैश इक्विवेलेंट। सिंपली देखो हमने यहाँ पे क्या परचेज किया है, मशीन, और मशीन हमारे लिए क्या है, क्योंकि देखो इनका काम क्या है, गारमेंट्स का, मतलब ये रेडीमेड गारमेंट्स बनाते हैं बेचते हैं, दैट इज ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। पर ये मैन्युफैक्चरिंग किस में करिए, गारमेंट्स में। अगर इन्होंने मशीन परचेज किया है प्रोडक्शन पर्पस के लिए तो ये इनके लिए क्या है, फिक्स्ड एसेट। और फिक्स्ड एसेट को आप जब भी परचेज करते हो तो वो किसका पार्ट बनती है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। क्योंकि सिंपली हमसे क्वेश्चन में पूछा था परचेज ऑफ मशीनरी, तो बेसिकली फिक्स्ड एसेट का परचेज है, तो ये किस तरह की एक्टिविटी हो गई, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। कैश पेमेंट टू अक्वायर फिक्स्ड एसेट, ये तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है। कैश रिसीट फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड फिक्स्ड एसेट, ये भी पार्ट है। एंड कैश रिसीट फ्रॉम इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, ये भी पार्ट है। क्योंकि देखो हमने पहले भी ये चीज़ डिस्कस की कि फिक्स्ड एसेट प्लस इन्वेस्टमेंट अगर हम इसको परचेज करें या सेल करें तो उससे जो भी कैश इनफ्लो कैश आउटफ्लो होगा वो बेसिकली इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ है। अब अगर मान लो हमने किसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट किया है या किसी कंपनी के डिवेंचर्स में इन्वेस्ट किया है तो वहाँ से हमें इंटरेस्ट और डिविडेंड रिटर्न में मिलता है। तो अगर इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है तो इंटरेस्ट एंड डिविडेंड जो रिसीव्ड हो रहा है वो भी क्या होगी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी, कैश पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड डिविडेंड। क्योंकि यहाँ पे पेमेंट हो रहा है, डिविडेंड पेड, इंटरेस्ट पेड, ये बेसिकली किस तरह की एक्टिविटी है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। और क्वेश्चन में हमसे यही पूछा था कि इसमें से कौन सा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी नहीं है, तो करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, ए लिमिटेड engaged in the business of retailing of two-wheelers, investment of rupees 50 lakh in the shares of a manufacturing company, dividend received on this investment will be। अब देखो ए लिमिटेड बेसिकली किस तरह के बिजनेस में इंगेज्ड है, रिटेल बिजनेस में ऑफ टू व्हीलर्स। मतलब बेसिकली टू व्हीलर्स क्या हो गई, स्कूटी हो गई, स्कूटर हो गया। तो ये रिटेल मतलब क्या हो गया कि इसी को खरीदते हैं इसी को बेचते हैं, ठीक, मैन्युफैक्चरिंग का काम नहीं करते, ये स्कूटी खरीदते हैं स्कूटी बेचते हैं। तो इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया 50 लाख का इन द शेयर्स ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। इन्होंने किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट किया है। तो नो डाउट इनके लिए किस तरह की एक्टिविटी हो गई, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, क्योंकि इनका जो कोर बिजनेस है वो स्कूटी खरीद करके बेचना है। तो उस केस में अगर ये 50 लाख दूसरी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वहाँ से क्या मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा। एंड क्योंकि ये जो पैसा इन्होंने इन्वेस्ट किया ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है तो डिविडेंड रिसीव भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होगी। तो करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, interest received by a finance company is classified under which kind of activity while preparing a cash flow statement। किस तरह की कंपनी है बेटा, फाइनेंस कंपनी। लास्ट क्लास में हमने इस पर बहुत डिटेल डिस्कशन किया है, फिर भी हम यहाँ पे डिस्कस कर ले रहे हैं कि जैसे फाइनेंस कंपनी, लेट्स से अगर हम बात कर रहे हैं बैंक की या किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की, तो अभी हमने बताया कि बेसिकली इनका काम क्या होता है कि ये मनी में डील करते हैं। जनरली इनकी जो डीलिंग होती है वो किस में होती है, पैसों में होती है। तो इनका एक जो कोर काम होता है, कोर बिजनेस होता है, वो लोन लेना और लोन देना होता है। तो लोन पे ये इंटरेस्ट पे करते हैं और जो लोन ये देते हैं उस पर इनको इंटरेस्ट मिलता है। तो बेसिकली इनका काम क्या है, लोनिंग का ही काम होता है। ये इनका क्या है, कोर बिजनेस है ना। और कोर बिजनेस से ही अगर इनको कोई रिटर्न मिल रही है तो वो भी क्या होगी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो क्वेश्चन में यही बोला था, इंटरेस्ट रिसीव बाय अ फाइनेंस कंपनी। तो ये इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। नेक्स्ट,
हाउ विल यू क्लासीफाई लोन्स गिवन बाय अ टाटा फाइनेंस कंपनी? अगर लोन दे रही है कौन? एक फाइनेंस कंपनी, तो बेसिकली उनके कोर बिजनेस का पार्ट है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ए, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। देख लो, अगर कॉन्सेप्ट क्लास तुमने प्रॉपर तरीके से समझी है तो कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वाइल कंप्यूटिंग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, which item will not be considered if we are given operating profit instead of net profit? मतलब नेट प्रॉफिट की जगह हमारे पास क्या दिया है बेटा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिया हुआ है, और हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि हम किस आइटम को कंसिडर नहीं करेंगे, तो हमें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट ही चाहिए होता है। हमें एट द एंड क्या चाहिए रहता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। देख लेते हैं, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये बेसिकली अबनॉर्मल इनकम है, और ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व बेसिकली रिटेन्ड अर्निंग की बात कर रहा है। तो अगर हमारे पास क्वेश्चन में डायरेक्टली ओपनिंग प्रॉफिट दिया हुआ है तो क्या हमें इन दोनों का एडजस्टमेंट करना होगा? नहीं, इसका करेक्ट आंसर होगा सी। बट अगर हमारे पास क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट दिया होता तब हम इस अबनॉर्मल इनकम को लेस करते, और ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व अगर एडजस्ट हुआ है, दैट इज माइनस हुआ है, तो उसको ऐड कर देते। क्लियर? बट क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिया है तो हम इन दोनों का ही एडजस्टमेंट नहीं करने वाले, तो करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, हाउ विल यू क्लासीफाई डिपॉजिट्स बाय कस्टमर्स इन एक्सिस बैंक? एक्सिस बैंक का काम ही क्या है? एक्सिस बैंक का बेसिकली काम क्या है? लोगों से डिपॉजिट लेना और लोगों को लोन प्रोवाइड करना। दैट इज, ये जो डिपॉजिट कस्टमर कर रहा है एक्सिस बैंक के लिए क्या है? उनके ऑपरेटिंग बिजनेस, दैट इज कोर बिजनेस का पार्ट है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। नेक्स्ट, कैश रिसीट्स ऑफ इंटरेस्ट एंड डिविडेंड बाय फाइनेंशियल एंटरप्राइज इज कैश फ्लो फ्रॉम डैश एक्टिविटी। फाइनेंशियल एंटरप्राइज को अगर डिविडेंड मिल रहा है या इंटरेस्ट मिल रहा है तो ये उनके लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, दैट इज ए। अगेन अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था फाइनेंशियल एंटरप्राइज का, जैसे इफ इन केस मान लो बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, उस केस में इनका काम क्या होता है? बेसिकली लोनिंग का काम होता है। तो लोन पे क्या करेंगे? इंटरेस्ट रिसीव करेंगे। तो लोन इनके लिए क्या है? कोर बिजनेस है, दैट इज ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो इंटरेस्ट रिसीव भी क्या होगा? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। वैसे डिविडेंड की बात करो, जैसे म्यूचुअल फंड कंपनी है, इनका काम क्या है? लोगों से पैसा लेकर के दूसरी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करना। तो अगर इनको उस शेयर्स पे डिविडेंड मिल रहा है बेटा, तो इन म्यूचुअल फंड कंपनीज के लिए, क्योंकि शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट करना, डिबेंचर्स में पैसा इन्वेस्ट करना, ये इनके कोर बिजनेस का पार्ट है, दैट इज ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। तो उस केस में डिविडेंड रिसीव भी क्या होगा? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, a company receives a dividend of rupees 2 lakh on its investment in another company's share. In case of a finance company, it will be classified under which type of activity? ये क्वेश्चन अभी हमने ऊपर डिस्कस किया है, इसका करेक्ट आंसर होगा ए, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। नेक्स्ट, हाउ विल यू ट्रीट बैंक ओवरड्राफ्ट इन अ कैश फ्लो स्टेटमेंट? इसका करेक्ट आंसर होगा डी, कैश इक्विवेलेंट। ये भी ऊपर डिस्कस किया है। नेक्स्ट, डिविडेंड पेड बाय अ ट्रेडिंग कंपनी इज क्लासिफाइड अंडर विच टाइप ऑफ एक्टिविटी व्हाइल प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट? किस तरह की कंपनी है? ट्रेडिंग। ट्रेडिंग मतलब जो किसी सामान को खरीद करके उसको एज इट इज़ मार्केट में सेल कर देती है। क्लियर? तो अगर वो कंपनी डिविडेंड पे कर रही है तो वो डिविडेंड किस पे कर रही होगी? शेयर्स पे, जो उन्होंने मार्केट में इशू किया होगा। तो बेसिकली शेयर्स इशू उनके लिए क्या है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। तो डिविडेंड पेड भी क्या होगा? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो करेक्ट आंसर होगा सी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। नेक्स्ट, प्रिपरेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट इज मैंडेटरी, रिकमेंडेटरी, रिक्वायर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट और नन ऑफ दीज? मैंडेटरी, और मैंडेटरी किस केस में है, किन कंपनीज के केस में है, ये भी हमने बताया था कि ये मैंडेटरी है दो तरह की कंपनीज में। एक वो कंपनी जो लिस्टेड कंपनी है, और दूसरी बाकी जितनी भी तरह की कंपनी हो जिसमें टर्नओवर 50 करोड़ से ज़्यादा हो, तो उनके लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है? मैंडेटरी। तो करेक्ट आंसर होगा ए, मैंडेटरी। नेक्स्ट, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम, ये भी हमने अपनी क्लास में डिस्कस किया था कि हम इसका प्रिपरेशन बेसिकली किससे करते हैं? बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इन दोनों को मिला करके उसकी हेल्प से हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं। तो बैलेंस शीट, क्योंकि बैलेंस शीट में हमारे पास फाइनेंसिंग एक्टिविटी होती है एंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होती है। प्रॉफिट एंड लॉस और स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट, बेसिकली इसमें आपके पास कैसी इन्फॉर्मेशन होती है? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ की। एंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी कई बार दी रहती है कि कब आपने असेट परचेज किया, कब उसको सेल किया एंड सो ऑन। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? डी, ऑल ऑफ द अबव, कि इन तीनों की हेल्प से हम लोग क्या बनाते हैं? कैश फ्लो स्टेटमेंट। नेक्स्ट, इन कैश फ्लो स्टेटमेंट द आइटम ऑफ इंटरेस्ट इज शोन इन, बेसिकली अगर हम लोग इंटरेस्ट की बात करें तो इंटरेस्ट पेड भी हो सकता है और इंटरेस्ट रिसीव्ड भी हो सकता है।
अगर इंटरेस्ट रिसीव्ड है तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है, और इंटरेस्ट पेड है तो वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है, जैसा कि हमने ऊपर डिस्कस भी किया था। तो नो डाउट इन्वेस्टिंग भी हो सकता है, फाइनेंसिंग भी हो सकता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? डी, बोथ बी एंड सी। और क्यों? क्योंकि देखो क्वेश्चन साइलेंट है, क्वेश्चन में पेड या रिसीव्ड के बारे में मेंशन नहीं किया है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैश इनफ्लो? कब हमारे पास पैसा नहीं आ रहा है? डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल। देखो अगर मान लो पहले तुम्हारा डेटर 20,000 था और अब 16,000 हो गया, इसका मतलब हम क्या मानते हैं कि ये 4,000 रुपये हमें मिला है ड्यूरिंग द ईयर, तो यहाँ तो कैश इनफ्लो हो रहा है। इशू ऑफ शेयर, इसमें भी पैसा आएगा। डिक्रीज इन ट्रेड पेबल, मान लेते हैं कि पहले मेरा ट्रेड पेबल 40,000 था और ईयर एंड पे वो 30,000 है, इसका मतलब हमने अपने क्रेडिटर्स को 10,000 का पेमेंट किया, तो ये क्या है? कैश आउटफ्लो। सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट बेचोगे तो भी पैसा आएगा, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सी, डिक्रीज इन ट्रेड पेबल्स। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैश आउटफ्लो? देख लेते हैं। इंक्रीज इन ट्रेड पेबल, लेट्स से पहले ये 40,000 था, अब 50,000 है, तो यहाँ पे ये जो 10,000 इंक्रीज हुआ है, हम इसको कैसे ट्रीट करते हैं? कैश इनफ्लो की तरह, क्योंकि हम ये मानते हैं कि अभी हमने ये पे नहीं किया है, भले फ्यूचर में पे करना है, पर फिलहाल हमारे पास इतने का फ़ायदा हुआ है, इनफ्लो हुआ है। तो हमसे पूछा ही है कि कौन सा इसमें से कैश आउटफ्लो नहीं है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ए, इंक्रीज इन ट्रेड पेबल्स। बाकी भी देख लेते हैं। अगर ट्रेड रिसीवेबल बढ़ रहा है, लेट्स से 40,000 था, अब 50,000 हो गया, तो यहाँ पे 10,000 जो एक्स्ट्रा हमने डेटर्स में फंसाया है इस बार, हम क्या मानते हैं कि कैश आउटफ्लो है। वैसे देखो इंक्रीज इन स्टॉक दिया, इंक्रीज इन प्रीपेड असेट्स एक्सपेंसेस दिया है, तो बेसिकली यहाँ पे इंक्रीज किस में हो रहा है? करंट असेट में। और अगर करंट असेट बढ़ा, इसका मतलब आपने और एक्स्ट्रा पैसा वहाँ पे फंसा दिया। जैसे मान लो स्टॉक 40,000 था और अब हो गया 44,000, तो मतलब आपका क्लोजिंग स्टॉक बढ़ रहा है। आप चाहते तो ये 4,000 ड्यूरिंग द ईयर अर्न कर सकते थे, पर नहीं किया, तो हम क्या मानते कि ये कैश आउटफ्लो है। तो ये तीनों कैश आउटफ्लो है, बेसिकली इंक्रीज इन करंट असेट है, और अगर इंक्रीज हो रहा है करंट लायबिलिटी में तो इसको हम कैश इनफ्लो मानते हैं, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ए। नेक्स्ट, इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ प्रीपेड एक्सपेंसेस रिजल्ट इन, अगर प्रीपेड एक्सपेंसेस की अमाउंट बढ़ेगी, जैसे पहले हमने एडवांस में पे किया था 40,000, अब हमने एडवांस में पे किया 50,000, तो ये 10,000 रुपये से क्या हुआ? ये 10,000 रुपये बेसिकली क्या है? एक तरह से कैश आउटफ्लो है। प्रीपेड मतलब क्या? एडवांस पे पेमेंट। तो अगर 40,000 की जगह ईयर एंड पे बैलेंस 50,000 है, इसका मतलब हमने और 10,000 रुपये लगाया है, तो इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए, डिक्रीज इन कैश। सिंपली याद रखना कि अगर इंक्रीज हो रहा है करंट एसेट में तो ये कैश आउटफ्लो है, और इंक्रीज हो रहा है करंट लायबिलिटी में तो ये कैश इनफ्लो है। वैसे अगर डिक्रीज हो रहा है करंट एसेट में तो ये कैश इनफ्लो है, और डिक्रीज हो रहा है करंट लायबिलिटी में तो ये कैश आउटफ्लो है। क्लियर? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए, डिक्रीज इन कैश। नेक्स्ट, इन कैश फ्लो स्टेटमेंट कैश मीन्स, इस पे डिस्कशन हो चुका है कि कैश इन हैंड एंड डिमांड डिपॉजिट्स एट बैंक, ये दोनों किसका पार्ट होगा? कैश का। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, कैश फ्लो इज डिवाइडेड इनटू डैश एक्टिविटीज इन कैश फ्लो स्टेटमेंट। 3 एक्टिविटीज है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट, इशू ऑफ शेयर्स इन कंसिडरेशन ऑफ परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी रिजल्ट्स इन, अब हमने प्लांट एंड मशीनरी खरीदी वेंडर से और हमने बोला कि भाई हम आपको पैसे ना देकर के अपने कंपनी के शेयर्स इशू कर रहे हैं, तो क्या यहाँ पे कोई कैश इनफ्लो या कैश आउटफ्लो हो रहा है? नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सी, नाइदर इनफ्लो नॉर आउटफ्लो। नेक्स्ट, इफ net profit is 60,000 after writing of goodwill 10,000, then the cash flow from operating activities will be, अब देखो net profit after writing of goodwill कितना है? 60,000, एंड क्योंकि ये 10,000 जो है ये नॉन कैश आइटम है ना। गुडविल बेसिकली राइट ऑफ करना मतलब क्या हो गया? ये नॉन कैश आइटम है, तो इसको हम लोग वापस से ऐड बैक कर देंगे। अगर हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट चाहिए तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमारा कितना हो जाएगा? 70,000, तो करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, वाइल कैलकुलेटिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट विच विल बी एडेड टू नेट प्रॉफिट, देख लेते हैं। इंटरेस्ट रिसीव्ड, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट, इंक्रीज इन जनरल रिजर्व, रिफंड ऑफ टैक्स। अब देखो इंटरेस्ट रिसीव्ड बेसिकली ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, तो इसका मतलब ये ऑलरेडी ऐड हुआ होगा तो हम इसको लेस करेंगे। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट ये अब नॉर्मल इनकम है, ऐड हुआ होगा, अब लेस करेंगे। रिफंड ऑफ टैक्स मतलब आपके पास पैसा आया वापस, एक तरह से इनकम हो गई, हमने इसको ऐड किया होगा, अब क्या करेंगे? लेस कर देंगे। तो इंक्रीज इन जर्नल रिजर्व, बेसिकली जब जर्नल रिजर्व इंक्रीज हुआ इसका मतलब आपने अपने प्रॉफिट को कम किया होगा,
क्लियर। अब क्या करेंगे, प्रॉफिट बढ़ा देंगे अगर हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट का कैलकुलेशन करना है तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी, इंक्रीज इन जनरल रिजर्व। नेक्स्ट, while calculating cash flow from operating activities which will be deducted, क्या इसमें से डिडक्ट होगा। अभी हमने ऊपर बताया कि अगर इंक्रीज हो रहा है करंट एसेट में तो ये कैश आउटफ्लो है, डिक्रीज हो रहा है करंट एसेट में तो ये कैश इनफ्लो है, इंक्रीज हो रहा है करंट लायबिलिटी में तो ये कैश इनफ्लो है, और डिक्रीज हो रहा है करंट लायबिलिटी में तो ये कैश आउटफ्लो है। क्लियर। तो देखो, इंक्रीज इन क्रेडिटर मतलब करंट लायबिलिटी बढ़ी तो इनफ्लो हुआ, मतलब हम लोग इसको ऐड कर देंगे। इंक्रीज इन डेटर मतलब करंट एसेट बढ़ा तो कैश आउटफ्लो हुआ तो उसको माइनस करेंगे। डिक्रीज इन डेटर, करंट एसेट डिक्रीज हो रहा है, कैश इनफ्लो हो रहा है तो ऐड करेंगे। और डिक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंसेस, करंट एसेट डिक्रीज हुआ तो कैश इनफ्लो हो रहा है तो उसको ऐड करेंगे। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, बी, इंक्रीज इन डेटर्स। वैसे तो इसका पूरा कॉन्सेप्ट हमने अपने कॉन्सेप्ट सेशन में समझाया है कि कब कैसे क्या होता है रिलेटेड टू करंट एसेट, करंट लायबिलिटी, बट स्टिल हमारा हमेशा ये सजेशन होता है कि ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट तो समझना ज़रूरी है, बट अभी जो यहाँ हमने पॉइंट्स लिखवाए थे 4 कि कब कब ऐड होता है, कब कब लेस होता है, वो पॉइंट्स आप मकअप कर लेना। रीज़न बिंग एग्जाम में आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट सोचो और फिर आंसर टिक करो। क्लियर। नेक्स्ट, वाइल कैलकुलेटिंग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज विच विल बी एडेड, अगेन देखो यहाँ पे हमसे क्या पूछा है, एडेड। तो हम यहाँ पे वापस एक बार लिख दे रहे हैं कि अगर करंट एसेट इंक्रीज हो रहा है तो इसको हम लेस करते हैं, अगर करंट एसेट डिक्रीज हो रहा है तो इसको ऐड करते हैं, अगर करंट लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो ऐड करते हैं, और अगर करंट लायबिलिटी डिक्रीज होती है तो लेस करते हैं। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा, एडेड, मतलब ये दोनों हम फाइंड आउट करेंगे कि क्या करंट एसेट कहीं पे भी डिक्रीज हो रहा है, नहीं। देखो करंट एसेट ये दोनों है, ये डिक्रीज नहीं हो रहा है, और इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी है, हाँ, क्रेडिटर्स इंक्रीज हो रहा है, मतलब करेक्ट आंसर क्या होगा, बी। क्योंकि अगर मान लो क्रेडिटर पहले 40,000 था और अब 50,000 हो गया तो इसका मतलब ये जो 10,000 है ये हम क्या मानेंगे कि मेरा कैश इनफ्लो है, तो कैश इनफ्लो को ऐड करेंगे, तो करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज कंसिडर्ड एज कैश इक्विवेलेंट। अब देखो, अगर कैश इक्विवेलेंट की बात करें तो सिंपली हम एक ऐसे ट्रांजेक्शन या एक ऐसे आइटम की बात कर रहे हैं जो कि मैच्योर होगा विद इन 3 मंथ्स। हमने ऊपर भी बताया था कि हम 3 महीने की मैच्योरिटी पीरियड देखते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन दिया है बैंक ओडी, बिल्स रिसीवेबल, डेटर्स, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। अब देखो, बिल रिसीवेबल और डेटर्स तो नहीं है क्योंकि ये करंट एसेट का पार्ट है, और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी हम करंट एसेट का पार्ट मानते हैं, और यहाँ पे ये मानेंगे कि क्योंकि कुछ भी मेंशन नहीं है, ये कोई मार्केटेबल सिक्योरिटीज नहीं है, तो ये भी किसका पार्ट होगी, करंट एसेट का, ना कि कैश इक्विवेलेंट का। और जैसा कि हमने अपने कॉन्सेप्ट सेशन में डिस्कस किया था कि बैंक ओडी भी कैश इक्विवेलेंट का पार्ट होता है, क्योंकि बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब बेसिकली क्या होता है कि जब आपका करंट अकाउंट होता है बैंक में, दैट इज अगर आप बिजनेसमैन हो तो आपने सेविंग अकाउंट नहीं ओपन कराया होगा, करंट अकाउंट ओपन कराया होगा, और अगर आपका बैंक में करंट अकाउंट है तो आपको ये फैसिलिटी मिलती है कि भले आपके अकाउंट में जीरो बैलेंस हो फिर भी आप कुछ अमाउंट तक एक्स्ट्रा विड्रॉ कर सकते हो। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो ये जो पैसे आप ले रहे हो बैंक से, ये किस तरीके का ट्रांजेक्शन हुआ, इट इज़ अ काइंड ऑफ अ बैंक लोन, और ये बैंक लोन कैसा होता है, जो कि आपको तुरंत रीपे भी करना होता है, अदरवाइज आपको उस पर इंटरेस्ट पे करना होता है। क्लियर। तो बैंक ओडी मतलब क्या, जो सिंपली जिसकी मैच्योरिटी तो विद इन 3 मंथ्स होनी है, और एक तरह से ये क्या हो जाएगा, बैंक लोन। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ए, बैंक ओडी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट कंसिडर्ड एज कैश इक्विवेलेंट। अगेन कैश इक्विवेलेंट की बात कर रहा है तो बैंक ओडी तो कैश इक्विवेलेंट है, कमर्शियल पेपर भी है, ट्रेजरी बिल भी है, बट अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इन्वेस्टमेंट, क्योंकि कुछ मेंशन नहीं है तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होगा, और इन्वेस्टमेंट बेसिकली क्या होता है, कैश इक्विवेलेंट का पार्ट नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ कौन सी इन्वेस्टमेंट होती है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज की। क्लियर। तो कमर्शियल बिल, ट्रेजरी बिल, बैंक ओडी, ये सब क्या होता है, फॉर शॉर्ट टर्म होता है, एंड इन्वेस्टमेंट किसका पार्ट नहीं होगा, कैश इक्विवेलेंट का पार्ट नहीं होगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट, इनकम टैक्स रिफंड इज अ कैश ऑफ। अब देखो, इनकम टैक्स रिफंड जब आता है तो हमारे पास कैश इनफ्लो होता है, और जब हम कैश का पेमेंट करते हैं तो कैश आउटफ्लो होता है। रिफंड मतलब उतना पैसा हमें लौट करके आ रहा है, तो ये बेसिकली कैश का क्या है, सोर्स है, तो करेक्ट आंसर होगा ए, सोर्स। सोर्स मतलब कैश इनफ्लो और एप्लीकेशन मतलब कैश आउटफ्लो। नेक्स्ट, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज बेस्ड अपॉन। अब देखो, कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम सिर्फ वो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं जहां पे कैश इनफ्लो या कैश आउटफ्लो हो।
जब जब पैसा आएगा तब हम ऐड करते हैं, जब पैसा जाएगा तो हम लेस करते हैं। यहाँ पे किसी भी तरह का कोई अक्रूवल आइटम हम रिकॉर्ड नहीं करते। क्लियर? तो इसका मतलब यहाँ पे हमेशा कैश फ्लो स्टेटमेंट किस पे बेस्ड होगा? ऑन कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। और अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग मतलब क्या होता है कि सिंपली जब हम लोग बुक्स में ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करते हैं बिना ये देखे कि वहाँ पे कैश का पेमेंट हुआ या नहीं, कैश रिसीव हुआ है या नहीं, सिंपली अगर वो करंट ईयर से रिलेटेड होता है तो हम उसको बुक्स में रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो ये अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है, जिसके बेसिस पे हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट कभी भी नहीं बन सकता। कैश फ्लो स्टेटमेंट हमेशा किस पे बनेगा? ऑन द बेसिस ऑफ कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। नेक्स्ट, फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन कैश इक्विवेलेंट: ट्रेजरी बिल, ट्रेड बिल, बैंक डिपॉजिट्स ऑफ शॉर्ट मैच्योरिटी पीरियड और ऑल ऑफ द अबव। अब देखो कैश इक्विवेलेंट बेसिकली हमने बताया था कि ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होगी जो कि विद इन 3 मंथ्स मच्योर हो जाए। अब ट्रेजरी बिल की बात करो तो ये जो बिल है ये फ्यू डेज से लेकर के 52 वीक्स तक इसकी मैच्योरिटी पीरियड हो सकती है। ट्रेड बिल जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज की बात कर रहे हैं तो ये तो वैसे भी विद इन 90 डेज दैट इज विद इन 3 मंथ्स मच्योर होना होता है। एंड बैंक डिपॉजिट्स ऑफ शॉर्ट मैच्योरिटी पीरियड, तो ये भी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि ये सारे के सारे ही क्या है? शॉर्ट टर्म, मतलब विद इन 3 मंथ्स ये सब मच्योर हो जाएंगे। तो ये किसका पार्ट बनेंगे? कैश इक्विवेलेंट का। नेक्स्ट, क्लेम्स रिसीव्ड फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनीज आर ट्रीटेड एज। अब देखो यहाँ पे ये जो इंश्योरेंस क्लेम हमें रिसीव्ड हो रहा है ये किस पर्पस के लिए रिसीव्ड हो रहा है ये नहीं मेंशन किया गया है। तो हम यहाँ दोनों पॉइंट बताएंगे कि इफ इन केस मान लो ये लॉस ऑफ स्टॉक के लिए है तो क्योंकि स्टॉक से रिलेटेड दैट इज गुड से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन्स होता है वो एज ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ट्रीट किया जाता है। तो अगर लॉस ऑफ स्टॉक के लिए आपको इंश्योरेंस क्लेम मिल रहा है तो वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का पार्ट होगी। बट इफ इन केस मान लो आपने फिक्स्ड असेट के अगेंस्ट इंश्योरेंस कराया है और लॉस ऑफ फिक्स्ड असेट है उसकी वजह से हमें ये इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड हो रहा है, तो उस केस में क्योंकि फिक्स्ड असेट से रिलेटेड सारे के सारे ट्रांजैक्शंस इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ होती हैं, तो जो लॉस हो रहा है फिक्स्ड असेट पे और उस पर इंश्योरेंस क्लेम मिल रहा है उसको भी हम किसका पार्ट बनाएंगे? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का। क्लियर? तो यहाँ क्वेश्चन साइलेंट है तो हम ये मान लेते हैं कि ये लॉस ऑफ स्टॉक की बात कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। बट एक बात का ध्यान रखना कि ये जो क्लेम रिसीव्ड हो रहा है ये बेसिकली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है। जो हमने बताया भी था कि हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स का एडजस्टमेंट करते हैं, तो ये जो क्लेम रिसीव्ड है यही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम की तरह ट्रीट किया जाएगा। क्लियर? अब बेसिकली यहाँ पे हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम का मतलब बता दें कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम वो आइटम होते हैं जिसमें गेन या लॉस होता है फ्रॉम इवेंट्स दैट वेर अनयूजुअल एंड इनफ्रीक्वेंट इन नेचर। मतलब कोई एक ऐसा इवेंट जिसके होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, जो बहुत कम टाइम अकर करते हैं और बहुत अनयूजुअल होते हैं, उनको हम कहते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम मतलब बेसिकली क्या हो गया कि जब आपको किसी आइटम से गेन या लॉस हो रहा है और वो गेन और लॉस एक ऐसे इवेंट पे डिपेंड है जो कि बेसिकली अनयूजुअल है एंड इनफ्रीक्वेंट इन नेचर है। तो अब जैसे अगर हम कह रहे हैं फायर अकर होना, तो क्या डेली बेसिस पे आग लगेगी आपके गोडाउन या आपके फैक्ट्री में? नहीं, ऐसा नहीं होता। तो फायर बेसिकली एक ऐसा इवेंट है जो अनयूजुअल है, बट इससे जो भी फायदा या जो नुकसान हो रहा है उसको हम क्या कहते हैं? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। क्लियर? नेक्स्ट, कैश फ्लो स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 इज मैंडेटरी टू। अब देखो ये तो हमने बहुत अच्छे से बताया कि ये सारे इंटरप्राइजेस के लिए मैंडेटरी नहीं है। हमने अपनी फर्स्ट क्लास में जहां हमने इसके कॉन्सेप्ट पे डिस्कशन किया था वहां हमने इस पे डिटेल डिस्कशन किया था कि AS3 मैंडेटरी है पर सिर्फ 2 कंपनीज के लिए, एक लिस्टेड कंपनीज के लिए और बाकी इंटरप्राइजेस के केस में हम टर्नओवर देखते हैं कि वो 50 करोड़ से अगर ज़्यादा है तो उस केस में कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना मैंडेटरी है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? डी, बी एंड सी बोथ। नेक्स्ट, फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट कैश इक्विवेलेंट: मोर लिक्विड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, मिनिमम रिस्क, मैच्योरिटी ऑफ 3 मंथ्स और लेस देन 3 मंथ्स, ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर क्या होगा? डी, ऑल ऑफ द अबव। क्योंकि ये तो हमने पहले भी बताया था कि अगर विद इन 3 मंथ्स उसकी मैच्योरिटी हो रही है तभी हम उसको किसका पार्ट बनाते हैं? कैश इक्विवेलेंट का। नेक्स्ट, एन एनालिसिस ऑफ कैश फ्लो इज यूज्ड फॉर डैश प्लानिंग। शॉर्ट टर्म, ये भी हमने पहले डिस्कस किया हुआ था अपने पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट क्लास में। नेक्स्ट, नेट प्रॉफिट गिवन है
डेटर्स ओपनिंग गिवन है, डेटर्स क्लोजिंग गिवन है, व्हाट इज अमाउंट ऑफ कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब देखो हमारे पास नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर दिया हुआ है और हमने इसका कंसेप्ट पहले बता दिया है कि ये करंट एसेट है और करंट एसेट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो जब करंट एसेट इंक्रीज होता है तो हम उसको क्या करते हैं, माइनस करते हैं, इंक्रीज इन करंट एसेट 6000। और इसका पूरा कॉन्सेप्ट हमने पहले डिस्कस किया हुआ है, जो कि हम यहाँ पे भी बताते हैं कि अगर मेरा ओपनिंग डेटर 30,000 था एंड क्लोजिंग डेटर 36,000 हो गया, मतलब ड्यूरिंग द ईयर हमने 6,000 का एक्स्ट्रा क्रेडिट सेल किया होगा। अगर हम ये एक्स्ट्रा क्रेडिट सेल नहीं करते तो नो डाउट हमारे डेटर से के पास से पैसा आता। हमने क्या किया, अपना फर्दर 6,000 और फंसा दिया मार्केट में। तो इसको हम कैसे ट्रीट करेंगे, एज कैश आउटफ्लो। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 94,000 की ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जो कैश फ्लो हो रहा है, कैश जनरेट हो रहा है, वो कितना हो रहा है, 94,000। तो करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट अगेन देखो नेट प्रॉफिट दिया है, क्रेडिटर्स दिया है, ओपनिंग क्लोजिंग। तो सिंपली सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा यहाँ पे भी। क्रेडिटर्स क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अब देखो अगर क्रेडिटर्स डिक्रीज हो रहा है इसका मतलब हमने उनको पेमेंट किया होगा, और अगर पेमेंट किया है तो क्या हो जाएगा, कैश आउटफ्लो। तो अगेन ये माइनस होगा, डिक्रीज इन क्रेडिटर्स। कितने से डिक्रीज हो रहा है, 8,000 से। इसका मतलब ड्यूरिंग द ईयर हमने इनको 8,000 का पेमेंट किया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 22,000, दैट इज सी। नेक्स्ट लॉस ऑन सेल ऑफ असेट इज, लॉस किस पे हो रहा है, सेल ऑफ असेट पे। तो ये किस तरह का लॉस है, अब नॉर्मल लॉस। करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट, अब नॉर्मल गेन। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, अब देखो डाउटफुल डेट बेसिकली क्या होता है, जहां पे हमें ये डाउट होता है कि डेटर्स कुछ अमाउंट हमें पे नहीं करेंगे, तो हम क्या करते हैं कि आज से ही उसके लिए प्रोविजनिंग कर देते हैं। दैट इज कुछ पैसा इकट्ठा करके रख देते हैं कि नेक्स्ट ईयर जब ये लॉस हो तो हमें इस लॉस की रिकवरी में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो बेसिकली जो प्रोविजन आप बनाते हो इसमें जनरली कोई कैश आउटफ्लो नहीं होता है। आप क्या करते हो, अपने ही प्रॉफिट के कुछ हिस्से से आप प्रोविजनिंग कर देते हो। दैट इज फ्यूचर में जो लॉस होने वाला है उसके लिए अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हो। बट क्या यहाँ पे कोई कैश का आउटफ्लो हो रहा है, नहीं, कोई कैश आउटफ्लो नहीं हो रहा है। बस हम अपने प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा प्रोविजन में डाल देते हैं। तो उस केस में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्या हो जाएगा, नॉन कैश आइटम, दैट इज ए। नेक्स्ट डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन बेसिकली मतलब क्या है, जहाँ पे हम असेट की वैल्यू को डिक्रीज करते हैं। बट क्या यहाँ पे कोई कैश आउटफ्लो होता है, नहीं। डेप्रिसिएशन हम ये मानते हैं कि हमारे असेट की वैल्यू धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है, बट उसके लिए हमें किसी को भी पेमेंट करने की जरूरत नहीं होती। तो ये भी क्या है, नॉन कैश आइटम। नेक्स्ट द बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंक्लूड ए स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज, ए स्टेटमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स, बैलेंस शीट एंड इनकम स्टेटमेंट। तो देखो बेसिकली वैसे तो पीएल अकाउंट, बैलेंस शीट, रिटेन्ड अर्निंग, नोट्स टू अकाउंट्स एंड कैश फ्लो, ये सब फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ही पार्ट है। बस कई बार ये होता है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना मैंडेटरी होता है और कई बार उसको बनाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, डी, ऑल ऑफ द अबव। क्लियर कि अगर हम लोग बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करें तो इसमें सारी चीजें ही आएंगी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट हाउ विल यू ट्रीट बैंक ओवरड्राफ्ट इन अ कैश फ्लो स्टेटमेंट। हमने पहले बता दिया कि बैंक ओवरड्राफ्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। बैंक ओवरड्राफ्ट को हम कैसे ट्रीट करते हैं, एज कैश इक्विवेलेंट। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, डी, कैश इक्विवेलेंट। तो देखो ये लास्ट क्वेश्चन था। हमने बताया भी था स्टार्टिंग में कि हम 2 MCQ सेशन अपलोड करेंगे 50+50 की। तो ये हमारे पहले 50 क्वेश्चंस थे। बेसिकली जितनी ज़्यादा आप MCQs की प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा रिलेटेड टू कैश फ्लो स्टेटमेंट। अगर आपको आज के सेशन में कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछना। इसके अलावा हमने एमकॉम एंट्रेंस प्रिपरेशन 2021 के लिए ऑलरेडी ग्रुप बनाया हुआ है व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम चैनल पे, वो आप ज़रूर ज्वाइन कर लेना। रीज़न बीइंग हम सारे के सारे पॉइंट, सारे PDF, सारे नोट्स वहाँ अपडेट कर देते हैं। एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट की आप स्टार्टिंग की जो हमने कॉन्सेप्ट क्लास डाली है वो आप ज़रूर कर लेना। रीज़न बीइंग उससे आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। बट जब आप MCQ सेशन करोगे एंड जो हमने लास्ट सेशन अपलोड किया हुआ था जहां हमने सारी एक्टिविटीज़ पे अलग अलग क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, तो आपके कॉन्सेप्ट की और ज़्यादा क्लैरिटी होती जाएगी। उम्मीद करते हैं आपको क्लास पसंद आई होगी। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।